गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के एक बार मैं 15 बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। और सभी लोग ज़्यादा लाइव आ जाइए और ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अपनी क्लास की शुरुआत हमेशा एक अच्छे विचार से करता हूँ, आज भी करूँगा। और ये आज का विचार क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस विचार को जो मैं आपको लोगों के प्रस्तुत होता हूं तो उसका मतलब आपको उस विचार पे कम से कम 5 से 10 मिनट आपको समय देना चाहिए। बड़ी बातें होती हैं और काफ़ी कुछ सोच करके मैं इसको बनवाता हूं। और देखिए आज का विचार क्या कह रहा है। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, वेरी गुड, बल्कि यह कि आप सीख रहे हैं। ठीक, जो व्यक्ति गिरकर फिर उठना जानता है वही सच में जीतता है। ठीक, देखिए कभी भी किसी भी काम को करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि पहली बार में सफलता मिल जाएगी। वो आपको जो मिलेगी वो हो सकता है असफलता हो, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। ठीक, कमज़ोर नहीं होते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें आपके पास अनुभव की कमी होती है, अनुभव की कमी एवं रणनीति की कमी होती है, जिसकी वजह से आपको असफलता मिलती है। ठीक, बल्कि ये आपको सिखाता है कि आप ये असफल नहीं हो रहे हैं। असफलता आपको क्या कर रही है, सिखा रही है। असफलता आपको क्या कर रही है, सिखा रही है। ठीक, जो व्यक्ति गिरकर फिर उठना जानता है, असफल होने के बाद व्यक्ति पक्का गिरेगा और फिर उठना जानता है, वो जानता है कि असफलता है क्या एक्चुअल में, वही व्यक्ति लास्ट में जीतता है, वही व्यक्ति लास्ट में जीतता है। तो आज के विचार का सारांश ये है कि आप जब भी कोई प्रयास करेंगे, जब भी कोई कर्म करेंगे, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोई भी आप काम करेंगे तो आपका गिरना तय है, आपका असफल होना तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे अंदर कमजोरी है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस सृष्टि में जो भी व्यक्ति कर्मशील होता है उसका जो सबसे पहला सामना होता है वो असफलता से ही होता है। हर व्यक्ति असफलता को अच्छे तरीके से लेता है, फिर उठता है, फिर मेहनत करता है और अंततः अपने कामयाबी पर पहुंच जाता है। और यही जो व्यक्ति इस असफलता को पाते ही बैठ जाए, निराश हो जाए, तो कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी असफलता से बिल्कुल मत घबराएं, उससे सीखें, आगे बढ़ें और अपने गोल को अचीव करें। आज का पहला क्वेश्चन, आज की करंट बम का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक, सबसे पहली चीज, ये कौन सी प्रतियोगिता है, एशिया की प्रतियोगिता है। किस चीज की, तीरंदाजी की। धनुष और तीर का इस्तेमाल होता है तीरंदाजी में। ये कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें धनुष एवं तीर की सहायता से क्या लगाया जाता है, निशाना लगाया जाता है, इसे ही कहते हैं तीरंदाजी। चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये पहले डिक्लेयर हो गया है कि जो सबसे टॉप की पोजीशन थी, शीर्ष स्थान था, वो आपका भारत को मिला है। ठीक, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा देश है, भारत है। अब ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका और काठमांडू। इन चारों में से आपको ये बताना है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पर, किस देश में आयोजित हुई थी। तो देश इसमें नहीं है, राजधानियाँ हैं, आपको राजधानी पर टिक मारना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपकी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल भाग लेने वाली टीमें, मतलब देशों की संख्या आपकी कितनी है, 20। देशों की संख्या कितनी है, 20। और ये आपकी प्रतियोगिता का 24वां संस्करण था, मतलब ये 24वीं बार हो रही है, 24वां संस्करण था। ठीक, अब ये पहले से डिक्लेयर है कि भारत इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर था, तो इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। 10 पदक जीते। भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक थे,
जिसमें कितने गोल्ड थे? 6 स्वर्ण। तो ये सिर्फ आपको ये चीज़ याद करना है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने गोल्ड जीते हैं? 6 स्वर्ण जीते हैं। अब बात करेंगे कि कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कहाँ पर? ढाका में। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, एशियाई चैंपियनशिप तीरंदाजी की। और इस प्रतियोगिता में जिस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया वो भारत था 10 पदकों के साथ। और ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कहाँ पे? ढाका में। तो इसका राइट आंसर है ढाका। खटाखट आंसर देते रहिएगा सभी लोग, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। आंसर देने में कमी मत रखिए, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आना तय है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? ठीक, एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कतर है, ईरान है। मतलब भारत सरकार ने इतना बड़ा समझौता, और अब तक का पहला बड़ा एलपीजी समझौता, अभी तक इस तरह का समझौता कभी किया नहीं था। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन है, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और ईरान। तो आप ये ध्यानते रहिएगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग आप लोग किस कॉमन नेम से जानते हैं? इसे कहते हैं रसोई गैस। इसे क्या कहते हैं? रसोई गैस। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ठीक, और इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपना भोजन को पकाने में करते हैं। तो ये जो आयात का समझौता हुआ है, ठीक है, जिस देश से हम ले रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। और इसमें 4 देश हैं, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और ईरान। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये समझौता किया है, 1 वर्ष के लिए किया है। और 1 वर्ष में हम लगभग 2.2 मिलियन टन हम एलपीजी लेंगे। और ये हमारे कुल आयात का 10% है। कुल आयात का कितना परसेंट है? 10%। तो ये जो आपका समझौता है अब तक एलपीजी के आयात के इतिहास में सबसे बड़ा समझौता है। और हमने इसको किया है किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। यही मैं बताना चाहूँगा। ये भारत का एक कूटनीतिक कदम है। ठीक, अभी हमारी कुछ दिनों से जो है सप्लाई जो हो रही थी वो ज़्यादातर आपको रूस से हो रही थी। ठीक, आपकी ज़्यादातर हो रही थी ईरान से हो रही थी। और ये दोनों माने जाते हैं आपके किसके अपोजिट देश हैं? अमेरिका। ठीक, तो कुछ बातों को लेकर के इन दोनों देशों से थोड़ा सा आपका डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से भारत ने जो है हाथ बढ़ाया किसकी तरफ? संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। और ये आपका 10% आपका एलपीजी आयात का कुल हमने अमेरिका से लिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये पूरे 1 वर्ष में हमारा अब तक का सबसे बड़ा एलपीजी आयात समझौता होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्वेश्चन है, खटाखट आंसर देंगे। टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय, पहले भारतीय का नाम लिख दिया गया क्या? कपिल देव। पहले भारतीय कपिल देव। ठीक, और दुनिया के चौथे ऑलराउंडर हैं, चौथे ऑलराउंडर। ठीक, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। 4000 रन एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं और उसके साथ आपका कितना विकेट लिया है? 300 विकेट। और ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों कहते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं ऑलराउंडर। उसे ही क्या कहते हैं? ऑलराउंडर। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर आपको भारत में ही मिलेंगे, क्योंकि क्रिकेट जो खेलते होंगे वो जानते होंगे उन्हें पहले बैटिंग भी चाहिए, पहले बॉलिंग भी चाहिए, और उनसे चाहे आप जो कराइए। तो हमारे ख्याल से मेरा जो अनुभव है भारत में सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर होंगे। और देखिए आपके सामने एग्जाम्पल भी है कि पहले ऑलराउंडर ऐसे कौन थे? कपिल पाजी। और उसके बाद दूसरे आपके कौन हैं उसको पूछा है।
ऑप्शन क्या है? रविंद्र जडेजा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखो, अगर आंसर करना है तो हम लोग इसमें इस तरह के ऑप्शन में हम तो आंख बंद करके मार सकते हैं, ठीक। लेकिन पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, कपिल देव जिनका योगदान आपका 1983 के विश्व कप में है, 1983 के विश्व कप में है, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। जब हमने जो है पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था, ये आपके पहले ऑलराउंडर हैं जो आपके 400 रन और 300 विकेट पूरे किए हैं। यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि कपिल देव हैं एक, उसके बाद दो विदेशी खिलाड़ी भी हैं। पहला कौन है आपका? डेनियल विटोरी। डेनियल विटोरी ये आपके न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये किस में आपसे पूछ रहा है? टेस्ट क्रिकेट में। क्रिकेट का सबसे उन्नत स्वरूप आपको टेस्ट क्रिकेट होता है, जो मैंने आपको बताया, करंट की क्लास से बताया है कि 5-5 दिनों तक चलने वाला गेम है और प्रत्येक दिन 90 ओवर फेंके जाते हैं, ठीक। तो ये कारनामा 4000 रन और 300 विकेट और किसने लिया है? डेनियल विटोरी। न्यूजीलैंड के इयान बॉथम ये कारनामा कर चुके हैं। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक। अब इसमें पहले नाम था कपिल देव जी का। अब कपिल देव के बाद भी इस क्लब में एक लोग और शामिल हो गए हैं और वो है अपने कौन? जड्डू भाई। उनका नाम जड्डू है कॉमन, रविंद्र जडेजा, ठीक। इस क्लब में शामिल हो गए हैं आपके कौन? रविंद्र जडेजा। और बहुत ही कम मैचों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट हासिल किए हैं। तो ये भारत के महानतम ऑलराउंडरों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा। देखिए, सचिन तेंदुलकर को आप ऑलराउंडर नहीं कह सकते, बॉलिंग करते हैं, काफ़ी मैच भी इन्होंने निर्णायक भूमिका रही है, ठीक। तो इन पे तो ऑप्शन जा ही नहीं सकता था। विराट कोहली शुद्ध बैट्समैन है, इनकी तो बॉलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वैसे भी आंसर क्या हो सकता था? रविंद्र जडेजा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और मैं कई बार कहता हूं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट में आएंगे, और करंट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका जो रहता है वो किस गेम से रहता है? क्रिकेट से रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्रिकेट आप नहीं भी खेलते होंगे तो क्रिकेट के बारे में आप थोड़ा सीखना शुरू कर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास, ठीक। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? ठीक, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? इस अभ्यास का नाम क्या है? ब्रह्मशिरा, ठीक। और इसमें देखिए भारतीय सेना लिखा है, इसका मतलब पक्का ये चीज क्या होगी? इसमें सेना की तीनों टुकड़ियां होंगी, मतलब थल सेना भी होगी, इसमें वायुसेना भी होगी और इसमें नेवी भी होगी। इसमें आपकी क्या होगी? नेवी मतलब नौसेना भी होगी। इसके साथ इसमें देखिए इस युद्धाभ्यास में बीएसएफ भी है, इस युद्धाभ्यास में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी शामिल थी ब्रह्मशिरा अभ्यास में। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। आपको इन चारों में से आपको ये बताना है कि ब्रह्मशिरा नामक युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया था। ये चारों सेनाएं, ये आपकी चारों सेनाएं आपका जिस स्थान पर अभ्यास की थी ब्रह्मशिरा, वो जगह है आपकी कौन सी? गुजरात में, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में और क्रीक में ये युद्धाभ्यास किया गया था, ब्रह्मशिरा युद्धाभ्यास किया गया था, जिसमें भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? ठीक, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक। नाम क्या है ज्वालामुखी का? सकुराजिमा। ज्वालामुखी, ज्वाला का मुख, ठीक। पृथ्वी के गर्भ से गर्म लावा का बाहर मैग्मा के रूप में निकलना, ठीक।
आपका ज्वालामुखी कहलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। हम लोग को पता है कि हमारे पृथ्वी की जो सबसे अंतरतम परत है, सबसे अंदर की परत है, उसे कहते हैं क्रोड या कोर कहते हैं। ठीक, और ये परत जो है आपकी, ये परत आपकी जो कोर है, ये आपकी परत जो है कोर है, क्रोड, ये आपकी अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक, तरल भी है कहीं कहीं पर। और इसमें जो उपस्थित तत्व हैं वो आपका निकिल और फेरस ज़्यादा हैं, निकिल और आयरन ज़्यादा हैं, निकिल और फेरस। और इस निकिल और फेरस, और इस निकिल और फेरस का जो है जमाव ही आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब प्रेशर बढ़ता है, जब क्या बढ़ता है, दाब, जब इस तरल अवस्था का दाब बढ़ता है तो पृथ्वी की कमज़ोर परत को, पृथ्वी की कमज़ोर परत को भेदते हुए, पृथ्वी की कमज़ोर परत को भेदते हुए जो है ये लावा निकलता है बाहर। ठीक, गर्म लावा निकलता है बाहर, और इसी को हम लोग कहते हैं आपका ज्वालामुखी विस्फोट, इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। अब बात करते हैं आंसर की। अगर आपसे कोई ये कहे कि पृथ्वी के ज़्यादातर भूकंप और ज़्यादातर ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो क्षेत्र आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसका कारण है कि यहाँ पर दो बड़ी पेटियाँ आपस में दो आपकी भूपर्पटियाँ जो है आपस में मिलती हैं, जिसे हम लोग प्लेटें कहते हैं। और इनमें गैप की वजह से ये एरिया आपका जो आपका जापान की साइड में है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और यहाँ पर अधिकतर आपका क्या आते हैं, ज्वालामुखी एवं भूकंप आते हैं। ठीक, इस पर विस्तृत चर्चा कभी होगी, बहुत अच्छे से इसको मैं और समझाऊंगा। यहाँ पे समय का थोड़ा अभाव रहता है। ठीक, तो ये आपका जो अब मैंने आपको बता दिया आपका जापान, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान में सकुराजिमा नामक ज्वालामुखी का विस्फोट अभी हाल ही में हुआ है। ठीक, मैं यहाँ पर एक जापान के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्राकृतिक और बाहरी रूप से अगर जिस देश ने सबसे ज़्यादा भयंकर विभीषिकाएँ झेली हैं, संघर्ष झेला है, घटनाएं झेली हैं, दुखद घटनाएं झेली हैं, तो उनमें अगर देशों का नाम लिया जाएगा तो जापान का भी नाम लिया जाएगा। आप लोग को याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और लगभग 2 जनरेशन को उसने डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन वही जापान जो एकदम बर्बाद हो चुका था, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से जो है फिर उठ खड़ा हुआ और विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा। और देखिए ज्वालामुखी और आपको भूकंप आपको हर महीने लगभग सुनाई देंगे कि ज्वालामुखी कभी कभी आपका, क्योंकि ये जिस एरिया में है वो आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है और यहाँ पर अक्सर ये घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी ये मजबूत जो है अर्थव्यवस्था के रूप में आपके देश में, विश्व में पहचान बनाए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आना तय है। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? फ्रांस, जर्मनी, भारत, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? कहाँ बनाना है भैया? लैब बनानी है आपको पानी के नीचे। ठीक, सबसे गहरे स्थान पे बनानी है। ठीक, अनुसंधान प्रयोगशाला, रिसर्च लैब बनानी है। करोगे क्या भैया, क्या करोगे? उसका कारण है हम समुद्र, अगर एक लाइन में देखिए, अगर एक लाइन में आपको लाइन में अगर आपको जानना हो तो समुद्र को एकदम सटीक तरह से यह जानने का प्रयास है। ठीक, जैसे समुद्र को हम लोग, समुद्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन अगर हम समुद्र के एकदम गहराई में जाएं तो हो सकता है कि हमें कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी। इसी को ध्यान में रख करके ये कार्य किया जा रहा है। ठीक, और इस तरह की खोज हमारे किस विज्ञान के लिए फ़ायदेमंद होगी? समुद्र विज्ञान के लिए फ़ायदेमंद होगी, और आपकी जीव विज्ञान के लिए भी, खासकर फिशरीज के लिए भी, मत्स्य विज्ञान के लिए ये फ़ायदेमंद होगी, और भी बहुत सारे
जीव जंतु रहते हैं। ठीक, इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा इकोसिस्टम आपका किसका है? आपका समुद्र का है। समुद्र में ही आपको पता होना चाहिए जीवों की उत्पत्ति भी हुई थी, और आपको ये भी पता होनी चाहिए, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता आपका कहाँ पर है? आज भी किस में है? समुद्र में है। ठीक, तो इस समुद्र के हम गहराई से एकदम नज़दीकी से अध्ययन करने के लिए वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं, और ऐसा कीर्तिमान करने वाला आपका अपना भारत देश है। भारत देश है जो ये कार्य करने जा रहा है। भारत देश एक अपना प्रोग्राम चलाया है, एक विज़न बनाया है, जिसे हम लोग कहते हैं डीप ओशियन विज़न, डीप ओशियन विज़न, या इसको कहते हैं मिशन, डीप ओशियन मिशन। और इस मिशन का उद्देश्य यही है, इस मिशन का यही उद्देश्य है कि हमको कहाँ जाना है? डीप, किसके जाना है? ओशियन के। और इसका जो टारगेट है डीप, इसका जो पूरा जो नाम है डीप ओशियन विजन 2047। हमारा ये टारगेट कब है? 2047। 2047 बहुत चीज़ों का टारगेट बना करके रखा गया है। उसमें ये भी टारगेट है कि हम समुद्र को कितने अच्छे तरीके से नज़दीक से जान सकते हैं। ठीक तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजाति खेल सम्मेलन? देखिए, जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इसको नाम ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में नाम क्या है। जनजाति खेल सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ है? हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित? देखिए, पहली बार है ये आयोजित, तो पहली बार कोई भी चीज़ होगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजाति खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? झारखंड, लद्दाख, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये देखिए कब हो रहा है? पहली बार हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। किससे रिलेटेड है? जनजातियों से रिलेटेड है, जनजातियों से रिलेटेड है, और ये इनमें से पूछा है कि कहाँ पर ये हुआ। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य नंबर ये है कि जनजातियों के बीच खेल भावना बढ़ाना, जनजातियों के बीच खेल भावना बढ़ाना। ठीक, दूसरा उद्देश्य क्या है? जनजातियों के बीच सद्भाव बढ़ाना, ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है जनजातियों एवं सामान्य नागरिकों के बीच मेल भाव बढ़ाना। इन सभी उद्देश्यों से आपका ये पहली बार खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सब जान रहे हैं, मैंने पिछली एक दो क्लास से पहले मैंने बताया कि जनजाति गौरव वर्ष भी हम लोगों ने मनाया। ठीक, तो जनजातियों से रिलेटेड ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का आएगा। अब आते हैं आंसर पे। ये आपकी जो जनजाति खेल सम्मेलन आयोजित हुआ था आपका कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लगातार क्लास में बने रहा करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ए भी क्वेश्चन है। हाल ही में मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? ठीक, हैमर थ्रो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि मंजू बाला पर किस खेल की खिलाड़ी, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा प्रतिबंध लगाया गया है, और किसने लगाया है? नाडा ने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये करती क्या है? मैं आपको बहुत पहले करंट की क्लास में मैंने बताया था कि यदि खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का, जैसे कुछ दवाएं होती हैं जो अपनी खेल को जो है ताकत प्रदान करती हैं,
खान पान के अतिरिक्त। तो कई खिलाड़ी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे खान पान का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी खेल शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, खेल शक्ति को बढ़ा देता है, खेल शक्ति को बढ़ा देता है। और इन प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करना मना है। ठीक, कुछ दवाएं, कुछ खान पान की चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाड़ियों का जो है खेल का पावर जो है वो आपकी क्या करती है, बढ़ा देती हैं, जिसको हम लोगों ने भी अपने यहाँ और पूरे विश्व में भी जो है कई बड़ी एजेंसियों के द्वारा वो चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। यदि वो खिलाड़ी इन सब दवाओं में से अगर किसी का यूज करता है तो उसको बैन किया जाता है। तो ये जो आपकी मंजू बाला जी हैं, इनको अभी भारत ने, नाडा ने बैन किया है। ठीक, वो वाडा के थ्रू जाएंगी नहीं। ठीक है, एक आपके विश्व स्तर पे जो एजेंसी है वो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, तो ये दोनों एजेंसियां भारत में नाडा और पूरे विश्व में वाडा, ये क्या करती हैं, खिलाड़ियों के सैंपल लेती है। जब भी कोई खिलाड़ी बाहर जाता है खेलने तो उस खिलाड़ी के ब्लड के, यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं और जब तक वो प्रतियोगिता में बना रहता है, उस प्रतियोगिता से जब वो बाहर निकलता है तब भी उसके ब्लड और यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं। यदि वह खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन या उसमें पाई गई मात्रा दिखाई देती है प्रतिबंधित दवाओं की, तो उस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उसी सिलसिले को इसको कहते हैं डोप परीक्षण कहते हैं, इसी को कहते हैं डोप परीक्षण। ठीक, और ये प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। ठीक, तो इसको रोकना इन दोनों एजेंसियों का, नाडा और वाडा का काम है। अब आते हैं आंसर पर। तो ये जो आपकी मंजू बाला है, ये आपकी जिस खेल के लिए बैन की गई, जिस खेल से रिलेटेड हैं, वो खेल आपका कौन सा है, हैमर थ्रो है। वो खेल कौन सा है, हैमर थ्रो है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैमर थ्रो। क्वेश्चन नंबर, हाँ, एक बड़ी अनाउंसमेंट है हमारी कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है उसके लिए एक विशेष जो है हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जीएस की तीनों फैकल्टी इसमें भाग ले रही है, जिसमें जो पोर्शन मैं देखूंगा स्टैटिक करंट का और आपका साइंस का। और इस बैच में आपकी जो टाइमिंग है वो 10:45 रखी गई है। इस कोर्स की ड्यूरेशन आपका इस 4 मंथ रखा गया है। कितना मंथ रखा गया है, 4 मंथ रखा गया है। 4 महीने का कोर्स होगा, 4 महीने का ये कोर्स होगा टोटल। और इसका जो प्राइस रखा गया है वो 1999 रुपये है। अगर आप मंथली फी डिपॉजिट करते हैं तो 599 है। तो आइए हमारी संस्था में और यूपी उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा का आप डेमो क्लास जरूर लें और जितना हो सके आप लोगों से बताएं आगे भी। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लो, जापान का नाम आ गया फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है। सबसे तेज हाई स्पीड मतलब सबसे तेजी से भागने वाली ट्रेन लॉन्च की है। रूस, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि नैनो टेक्नोलॉजी या तकनीक के मामले में, जैसे ये मेरा पर्सनल विचार भी हो सकता है, इसको आप कोई ये मत सोचिएगा, लेकिन तकनीक के मामले में पूरे दुनिया में पहले भी जिनका डंका बजता था, पहले डंका ज़्यादा बजता था किसका, जापान का। अब जापान के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है कौन, चीन। तो इन दोनों में से ही आंसर होगा कि सबसे तेजी से हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है रूस ने, चीन ने, जापान ने। तो मैंने पहले आपको हिंट दे दिया। तो वो आपका जो देश है वो है आपका चाइना। वो आपका देश कौन सा है, चाइना, जिसने अपने यहाँ एक ट्रेन ऐसी बनाई है जिसकी स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, हवाई जहाज को भी टक्कर देने जा रही है, हवाई जहाज को भी ये पीछे छोड़ने जा रही है, टक्कर नहीं पीछे छोड़ने जा रही है। इस ट्रेन की स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ही तेज स्पीड होती है, जिसमें आप पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हवाई जहाज से भी तेज इसकी स्पीड जो है बनाई गई है। तो ये जो ट्रेन विकसित की गई है, इस ट्रेन को विकसित करने वाला देश है आपका कौन सा, चाइना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन किसके पास है, चाइना के पास। ठीक, हम भी टक्कर बहुत जल्द देने वाले हैं, लेकिन इतना तो नहीं पहुंच पाएंगे।
ठीक, एक तूफान ने तो तबाही मचाई पुनः, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में क्लाउडिया तूफान ने किस महाद्वीप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? ठीक, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्लाउडिया तूफान का नाम क्या है? क्लाउडिया। और ये क्लाउडिया तूफान भीषण वर्षा और तेज वायु लेकर के आया था। और इसने जिस महाद्वीप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो आपका महाद्वीप कौन सा था? यूरोप। ठीक, कौन सा महाद्वीप? यूरोप। यूरोप में अभी कुछ दिन पहले भीषण तूफान आया था और इस तूफान ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और जनहानि कम हुई है, लेकिन जो है वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो वो महाद्वीप आपका कौन सा है? यूरोप। मैं इसके थोड़ा आगे बताना चाहूँगा। इस महाद्वीप इस क्लाउडिया तूफान से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश हुआ है वो 2 देश प्रभावित हुए हैं। वो आपका पहला देश आपका कौन सा है? ब्रिटेन है। और दूसरा देश आपका कौन सा है? पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल। इन दोनों देशों में इस क्लाउडिया तूफान से सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। और दोनों में से अगर आपसे कोई कहे कि किस देश में सबसे ज़्यादा कहर इसका मचा है, तो आपका कौन सा देश है? ब्रिटेन। ठीक, तो यूरोप महाद्वीप के ब्रिटेन एवं पुर्तगाल में क्लाउडिया नामक तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इसका आंसर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को, लच क्लासेस सुल्तानपुर के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। उस पर ही PDF मेरे सारे जाते हैं इस करंट अफेयर्स की क्लास का। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ आयोजित होगा? काठमांडू, कोलंबो, बोधगया, थिम्पू। ठीक, त्रिपिटक, इसको त्रिपिटक, 3 पिटक, ये किस धर्म से रिलेटेड है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म से। ये किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। 3 पिटक मतलब 3 टोकरियां। ठीक, 3 टोकरियां। और इन 3 टोकरियों में आपका भरा हुआ है बौद्ध धर्म का ज्ञान। क्या भरा है? बौद्ध धर्म का ज्ञान। ये तो सिंपल आपका एक्सप्लेनेशन है त्रिपिटक का, बौद्ध धर्म का ज्ञान। अब बढ़ते हैं फैक्ट्स की ओर। तो त्रिपिटक 3 बौद्ध धर्म की पुस्तकों से बना है, जिसका पहला जो पिटक है वह सुत्त पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ये तीसरी पुस्तक है। ठीक, ये आपकी तीनों पुस्तकें, एक कॉमन नेम इनको कहा जाता है, बौद्ध धर्म की कुंजी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की कुंजी कहा जाता है। कुंजी देशी भाषा का है, इसे आप कह सकते हैं चाबी। मतलब क्या हुआ? ये बौद्ध धर्म की चाबी है। इस चाबी को अगर आप पा जाएंगे तो बौद्ध धर्म का नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक, सुत्त पिटक में आपका जो पुस्तक है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के वचनों एवं उपदेशों का संकलन है। अगर आपसे कोई ये कहे कि विनय पिटक की विषय वस्तु क्या है, तो बौद्ध मठ मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते हैं, बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में हैं। बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध धर्म के भिक्षुणियाँ, ठीक, इनके बारे में हैं। ठीक, अब अभिधम्म पिटक, अगर आपसे कोई कहे अभिधम्म पिटक में क्या है, तो आप कह सकते हैं एक लाइन में बौद्ध धर्म के दर्शन एवं सिद्धांत हैं। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें मिल गई, आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल गई। अगर आपको बौद्ध धर्म का पालन करना है किस तरह से, तो आप विनय पिटक पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के वचनों और उपदेशों को जानना है, सुत्त पिटक उठा लीजिए। और बौद्ध धर्म के अन्य दर्शन एवं सिद्धांतों को जानना है तो आप कौन सा पिटक अपना लीजिए, देख लीजिए, अभिधम्म पिटक। और इनको ही सामूहिक रूप से
इनको ही सामूहिक रूप से हम कहते हैं त्रिपिटक। और इनका जप होगा और उस जप में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। और इस समारोह का आयोजन देखिए कहाँ पे होना है, काठमांडू, कोलंबो, बोध गया, कहाँ पे होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोध गया, बिहार। गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी स्थान पर त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक, और उसका नंबर है इस बार 20वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, खटाखट आंसर देते रहिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। ठीक, ये जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है इसका राइट आंसर मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, कौन सा? 17 नवंबर। 17 नवंबर ही क्यों? 17 नवंबर 1939 में जर्मनी में किस देश में? जर्मनी में छात्रों ने नाजियों के खिलाफ छात्रों ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसी उपलक्ष्य में जर्मनी में छात्रों ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 17 नवंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। ठीक, दिवस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर आप एक साथ रटते हैं तो आप कभी भी नहीं रट पाएंगे, आप कभी भी रट नहीं पाएंगे। ठीक, या तो डे बाय डे आप याद रखो या तो आप पर मंथ याद करो, तभी आपको ये डे, इतने सारे डे हैं, नेशनल इंटरनेशनल डे दोनों हैं, इसलिए इसको रटने में बहुत समस्या होती है। अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो आप इस क्लास के माध्यम से जो है आप सारे दिवस को लर्न कर सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं कह सकता नहीं आते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल कहां पर आयोजित किया गया था? ठीक, आपका ग्रेटर नोएडा, करनाल, जयपुर और सूरत, इन चारों में से आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर आयोजित हुआ था। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये साल भर नहीं कह सकते, 8-9 महीने तो हो ही गए। थोड़ा सा गलत बटन दब गई। ये आपका जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका कहाँ से? ब्राज़ील से। कहाँ से? ब्राज़ील से स्टार्ट हुआ था। ब्राज़ील से स्टार्ट हुआ था मार्च में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ब्राज़ील से स्टार्ट हुआ था। ठीक, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है आपका कजाकिस्तान में आयोजित किया गया और इसका जो फाइनल है वो नवंबर 2025 में, और इसका आयोजन हुआ था आपका कहाँ? ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ग्रेटर नोएडा, करनाल, जयपुर, सूरत। इनमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बस 2 क्वेश्चन और हैं, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय भैंस के पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? ठीक, देखिए इसमें कई चीजें आपको मिलेंगी। कौन सी चीज पालने पर मिलता है गोपाल रत्न? कौन सी चीज पालने पर मिलता है गोपाल रत्न पुरस्कार? यदि आप देसी गाय पालें या देसी भैंस। ठीक, और आपको घोषित किया जाएगा सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। ठीक, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। और इस पुरस्कार में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने लाख रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। 5 लाख रुपए की धनराशि आपको मिलेगी। ठीक, और अब देखिए इनके नाम, अरविंद यशवंत पाटिल, डॉक्टर कंगनाला कृष्ण रेड्डी, हर्षित झुरिया, श्रद्धा सत्यवान धवन। इन चारों में से आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है अरविंद यशवंत पाटिल जी को। और ये जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ पे इनकी डेयरी है, वो प्लेस आपका कौन सा है? कोल्हापुर। ठीक, महाराष्ट्र। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ये जो आपका डेयरी उद्योग है, और गुजरात में, ठीक है, राजस्थान में भी है, ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पे जिसको आप कह सकते हैं कि ये डेयरी उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर है। और इस डेयरी उद्योग में ज़्यादातर जो प्रयोग की जाती है वो तीनों स्टेट में बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर प्रयोग की जाती है देसी गाय और भैंसे, ठीक। और इन्हीं से रिलेटेड पुरस्कार है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक, जो इस वर्ष मिला है अरविंद यशवंत पाटिल को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में। आज की करंट बम का लास्ट क्वेश्चन उत्सव से संबंधित। देखिए, हाल ही में शीतकालीन रौलाड़े उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। एक जिस स्टेट का ये उत्सव है, बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है इससे, वो है क्या कि ये लोग, अब उससे आंसर में फ़र्क नहीं जाएगा, ये लोग मनाते हैं कि शीत ऋतु का कहर, शीत ऋतु का प्रकोप ना हो, शीत ऋतु का प्रकोप ना हो, ठीक। और मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ये उत्सव जिस मुख्य जिले में, जिस घाटी में मनाया जाता है, उस प्लेस का नाम आपका कौन सा है? किन्नौर। उस प्लेस का नाम क्या है? किन्नौर। और ये बता दूं आपको कि ये घाटी आपकी, ये आपका एरिया सेबों के लिए प्रसिद्ध है, सेबों के लिए प्रसिद्ध है। और अब आ जाइए आंसर पे, ये उत्सव संबंधित है कहाँ पर, किस स्टेट से? हिमाचल प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के थे ये करंट बम के 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग जरूर इसको अच्छे से लर्न करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।